न्यूज आती है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और इसी न्यूज ने एक बहुत बड़ी साजिश को जन्म दे दिया। फैसला हुआ कि जिस वक्त अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत की धरती पर होंगे उसी वक्त एक ऐसा हमला किया जाएगा कि पूरी दुनिया की निगाहें यहीं टिक जाएं। 22 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई। साजिश के तार एक जंगल में बंधने लगते हैं। जो आतंकवादी पहले से ही 22 रन के इलाके के आसपास मौजूद थे वे अपनी जगह पर थे, लेकिन 21 अप्रैल को एक और अहम मोड़ आता है। मूसा और अली भाई नाम के दो आतंकवादी जो कई दिनों से घने जंगलों में छिपे हुए थे, उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है। उसी रात वे कोकरनाग के जंगल से निकलते हैं। उनकी मंजिल है 22 रन वैली। लगातार 21 से 22 घंटे तक चलने के बाद वे 22 रन के आसपास के जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। वहां वे घात लगाकर बैठते हैं, बस एक संकेत का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आदिल ठोकर पहले से ही श्री गुबारा के पास अपनी जगह बनाए हुए था। अब तीनों अलग अलग रास्तों से आकर उन्हीं जंगलों में दुबक गए थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में मौत सांस ले रही थी। पहलगाम से 22 रन वैली का रास्ता करीब 5 से 6 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद एक गेट मिलता है। इसी गेट से 22 रन वैली में प्रवेश मिलता है और अंदर जाते ही आप देखते हैं एक विशाल हरा मैदान जो करीब 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा है। इसी मैदान के चारों तरफ घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में आतंकवादी अपनी घात लगाए बैठे थे। इस मैदान के 2 ही प्रवेश निकास द्वार हैं। आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान ही यहाँ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। बाकी दिनों में सुरक्षा तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले खुद सूचना देते हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। अब 22 अप्रैल 2025 का दिन शुरू होता है। सुबह 9 बजते ही 22 रन वैली के दरवाजे खुल जाते हैं। पहलगाम के अलग अलग होटलों से पर्यटक निकलना शुरू होते हैं। हर कोई इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए उत्सुक है। वे मुख्य गेट से टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं। धीरे धीरे 1000 टिकट बिक चुके होते हैं। मतलब इस खूबसूरत वादी में 1000 लोगों की आवाजाही हो चुकी है। दोपहर के 1:30 बजते बजते करीब 400 पर्यटक अभी भी वहीं मौजूद थे। बाकी सभी वापस लौट चुके थे। किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये जन्नत जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। दोपहर के 1:45 पर पहला आतंकवादी अंदर दाखिल होता है। चश्मदीदों के मुताबिक ये मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर ही था, लेकिन इस बात की पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि कौन किधर से अंदर आया। जितनी भी जानकारी सामने आई है उससे सिर्फ इतना तय है कि मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर तीनों वहां थे और तीनों ने ही गोलियां चलाई। कुछ और आतंकवादी जंगल में बैकअप के तौर पर तैनात थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास हथियार तो नहीं थे, लेकिन वे भीड़ में खोए हुए थे। असल में उस वक्त वहां कितने आतंकवादी थे ये बताना मुश्किल है, लेकिन 3 नाम पक्के थे। पहला आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहनकर आता है। इसी फेरन के भीतर उसने अपनी बंदूक छुपा रखी थी। वो सामान्य पर्यटकों की तरह भीड़ में घुलकर मुख्य गेट की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है वो अचानक अपनी बंदूक बाहर निकालता है और हवा में फायरिंग करने लगता है। वो किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि हवा में लगातार गोलियां दागता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। वो भीड़ को मुख्य निकास द्वार की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। जैसे ही भीड़ उस गेट की तरफ बढ़ने लगती है तभी 2 और आतंकवादी पास के जंगल से निकलते हैं। ये दोनों मिलिट्री ट्रैक सूट पहने होते हैं। भीड़ उन्हें सुरक्षाकर्मी समझ लेती है। शायद यही मूसा और अली भाई थे। देखते ही देखते ये सब कुछ एक कुशल योजना का हिस्सा लगने लगता है। ये कोई आम हमला नहीं था बल्कि एक जाल था। दोनों प्रवेश निकास द्वारों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। पर्यटकों को चारों तरफ से घेर लिया गया था और इतना बड़ा इलाका था कि जो पर्यटक दूसरी तरफ खड़े थे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी तरफ क्या बीत रही है। वे अब भी जिप लाइनिंग और अपनी एक्टिविटी में मस्त थे। जब भीड़ मुख्य गेट पर पहुंचती है तो वे दोनों आतंकवादी जिन्हें सुरक्षाकर्मी समझा जा रहा था वे भी अचानक गोलियां चलाने लगते हैं। फिर भगदड़ मच जाती है। आतंकवादी सभी को भेलपुरी, चाय और खाने की स्टॉल के पास इकट्ठा करते हैं। औरतों को अलग किया जाता है, मर्दों को अलग। ये सब कुछ मुख्य गेट से महज 50 मीटर के दायरे में हो रहा था। फिर वे मर्दों से एक एक करके पूछते हैं हिंदू है या नहीं, और जो जवाब नहीं देते उनसे कलमा पढ़वाया जाता है। देवाशीष भट्टाचार्य ने कलमा पढ़ दिया तो उन्हें छोड़ दिया गया। पास में एक ईसाई खड़ा था, उससे फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोलने को कहा गया। कुछ की पैंट उतरवाई गई और फिर जो भी हिंदू पर्यटक थे उन्हें बिल्कुल करीब से गोली मार दी गई। उसी वक्त आदिल हुसैन नाम का एक टट्टू सवार वहां मौजूद था।
वो कुछ पर्यटकों को लेकर आया था। जब आतंकवादियों ने उनमें से एक पर्यटक को गोली मारी तो आदिल हुसैन ने विरोध करना शुरू कर दिया और उसने एक आतंकवादी से बंदूक छीनने की कोशिश की। जवाब में आतंकवादियों ने उसे भी 3 गोलियां मारकर ढेर कर दिया। उनके पास M4 राइफल थी, AK-47 थी। उनके शरीर पर जीपी कैमरे लगे हुए थे जिनसे वे पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर रहे थे। जिन लोगों की जान जा चुकी थी उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। अपने मोबाइल फ़ोन में वे तस्वीरें सहेज रहे थे। ये सब बस 20 से 25 मिनट में हो गया। इन 20 से 25 मिनटों में 26 लोगों की जान चली गई। फिर जैसे ही वहाँ सब कुछ खत्म हुआ, आतंकवादियों ने भीड़ से ही 2 मोबाइल फ़ोन छीने और बाईं तरफ की दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग गए। वे जा चुके थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे चीखें, पुकार और मौत का सन्नाटा। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिरकार 2:30 बजे पहली बार पुलिस तक सूचना पहुंचती है। पहलगाम पुलिस स्टेशन में खबर सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। मदद पहुंचाने में समय लगता, इसलिए पुलिस ने कश्मीर यूनियन के जनरल प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद को फ़ोन किया। वे आगे पोनी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस अहमद भट्ट तक खबर पहुंचाते हैं। नेटवर्क ठीक नहीं था, लेकिन रईस अहमद बिना किसी सहारे के अकेले ही 22 रन वैली की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में जो भी मिलता है उसे अपने साथ ले लेते हैं। जंगल के शॉर्टकट रास्ते से भागते हुए वे सुरक्षा बलों से भी पहले वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि तमाम भीड़ में मदद के लिए सिर्फ 5-6 लोग ही पहुंच पाए थे। वे पेशेवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे लोगों की जान बचानी शुरू कर दी। SAO रियाज पहुंचते हैं और फिर CRPF की 116वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार अपने 25 लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं। तब जाकर बचाव कार्य शुरू होता है और हेलीकॉप्टर आते हैं। उसी दिन जैसे ही ये हमला हुआ, TRF नामक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि ये डोमिसाइल के मुद्दे पर किया गया है। इसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, बचे हुए पर्यटकों के बयान लिए गए, आरोपियों के स्केच बनाए गए, OGW को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उनके घरों को गिरा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंची। 25 अप्रैल 2025 को UNSC ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें इस हमले की निंदा करनी थी। उस वक्तव्य के पहले ड्राफ्ट में सीधे TRF का नाम लिखा गया था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने ये देखा, उसने इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इस आधिकारिक बयान से TRF का नाम हटाया जाए, और ऐसा ही हुआ। मूल बयान में कहीं भी TRF का नाम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति में भारत के उस प्रस्ताव को रोक दिया जिसमें TRF को ब्लैकलिस्ट करने की मांग थी। चीनी राजनयिक चोंग ली ने पाकिस्तान के कहने पर TRF का नाम उस सूची से हटा दिया, और फिर पाकिस्तान ने गर्व के साथ अपनी संसद में ये बताया कि उसने TRF का नाम UN के बयान में नहीं आने दिया। 22 रन वैली के उस हरे मैदान पर जहां कभी खिलखिलाती हंसी सुनाई देती थी, अब एक गहरा जख्म है। उस दिन सिर्फ 26 लोग नहीं मारे गए थे, उस दिन इंसानियत मारी गई थी, और सुरक्षा परिषद की स्याही ने उस कत्ल पर अपनी मोहर लगा दी थी।